हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और निदानात्मक शिक्षण क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। और तीसरा हमने डिस्कस किया था इसके महत्व के बारे में और भाषा संबंधी दोषों के बारे में, और भाषा संबंधी दोष होने के कारणों के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी भाषा संबंधित दोष होते हैं उनका हम किस तरीके से उपचार कर सकते हैं, किस तरीके से उनका निराकरण कर सकते हैं। और थर्ड जो चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, भाषाई कौशलों संबंधी विकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर पेपर में, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर जगह आपको ये विकार देखने को मिलते हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। तो ये सारे चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बात करें सबसे पहले उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण। देखिए, उच्चारण संबंधी जो दोष होते हैं उनका हम किस तरीके से उपचार कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें हल कर सकते हैं। पहला है उच्चारण अंगों की चिकित्सा करना। जैसे किसी बच्चे को शारीरिक रूप से वो बच्चा बोल नहीं पाता, ठीक है, जैसे कि किसी के अंगों में प्रॉब्लम है, जैसे किसी की जबान में कोई प्रॉब्लम है, गले में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता, तो हम उन अंगों की इलाज कर सकते हैं। उन अंगों का इलाज करके उसे भाषाई कौशल सिखा सकते हैं या भाषा सिखा सकते हैं। तो अंगों का चिकित्सा करना। दूसरा है पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल देना। देखिए, पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर मतलब कि जब भी हम बच्चों को रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, जब भी हम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये जरूर फोकस करना है कि बच्चे जो शब्द पढ़ रहे हैं वो शुद्ध पढ़ रहे हैं और ठीक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है कि बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो ये उनके भाषाई संबंधी विकार हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा जो चीजें सीखता है वो पढ़कर, लिखकर और पढ़कर सीखता है और सुनकर सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। तो जरूरी है कि हमें बच्चे की जब भी वो पढ़े तो हमें उसके उच्चारण पे ध्यान देना है कि वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करे। तीसरा है शुद्ध वाचन। शुद्ध वाचन मतलब जैसे कि आप देखिए, नॉर्मली हम लोग जब कोई भी बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा होता है, तो कुछ कुछ शब्द वो बोलना सीखता है। ठीक है, तो उन शब्दों को है ना, एज अ पेरेंट्स भी कई बार गलत वर्ड सिखा देते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड देख लीजिए आप, नॉर्मली अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप जैसे कई बार बच्चे पानी को मम्मम बोलते हैं। मेरे घर में मोस्टली ये लोग बच्चे बोलते थे जब वो छोटे थे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने काफी लोगों के साथ देखे हैं, जो कि पेरेंट्स ही उन्हें सिखाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ही उन्हें मम्मम बोलना सिखाते हैं कि बोलो मम्मम। तो ये क्या है, उच्चारण संबंधी दोष हो सकता है। तो जरूरी है कि एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर आप दोनों ही मिलकर ये चीज ध्यान रखें कि बच्चों का जो वाचन, मतलब जितने भी बच्चे शब्द बोलते हैं वो शुद्ध बोले। ठीक है, चौथा है हमारा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि देखिए, जितनी भी बच्चा भाषा सीखता है, जो प्राथमिक भाषा बच्चा जो सीखता है वो उसकी अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण कैसे? कि अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। ठीक है, नकल करना। तो जब अनुकरण विधि के द्वारा हम जब खुद अच्छे शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और पेरेंट्स भी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करेंगे, टीचर भी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके थ्रू भी हम बच्चे की भाषा संबंधी विकारों का हल कर सकते हैं या फिर उपचार कर सकते हैं। पांचवा है उच्चारण प्रतियोगिताएं। उच्चारण प्रतियोगिताएं मतलब देखिए, जैसे आप क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो एक ऐसा वर्ड आ गया जो 2-3 बच्चे नहीं बोल पा रहे या फिर एक बच्चा भी नहीं बोल पा रहा,
तो आप क्या कर सकते हो, उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो और उसे लिखकर बच्चे से 4-5 बारी उसे रिपीट करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो शब्द बोलेगा उसका वो उच्चारण सीख जाएगा और उसके थ्रू ही उसकी जो भाषा संबंधित दोष जो हो सकते थे या हो रहे थे वो हल किए जा सकते हैं। छठा है भाषण एवं संवाद। भाषण एवं संवाद, देखिए जब हम बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां बच्चे भाषण मतलब अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें खुलकर और लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो हेजिटेशन होती है, मतलब जो घबराहट होती है, वो खत्म हो जाती है। जितने हम उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहां बच्चे अपने थॉट्स को, अपने विचारों को खुलकर रख सकें, ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे ज्यादा अच्छे से विकास कर पाएंगे। सातवां है बल विराम तथा सस्वर पाठ का अभ्यास। देखिए जब भी आप बच्चे को रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चा जो भी शब्द बोल रहा है, ज्यादातर इसे ध्यान में रखने का जो टाइम होता है वो रीडिंग कराते टाइम होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा रीडिंग कर रहा होता है तब सबसे ज्यादा हम फोकस उसके इस चीजों पे कर सकते हैं कि कौन से शब्दों पे वो ज्यादा बल देता है या देना चाहिए उसे, और या फिर कौन से शब्दों पे उसे पूर्ण विराम, कौन सी जगह पे उसे पूर्ण विराम यूज करना है, कहाँ पर उसे ठहराव रखना है, कहाँ पर उसे थोड़ा आवाज को ऊंचा उठाना है। तो ये सब चीजें क्या है, ये एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी बच्चा रीडिंग करे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना भाषा कौशल उसे सिखाने हैं। अब बात करते हैं हम भाषाई कौशलों के से संबंधित विकार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे और 1 से 2 मार्क्स आपके जरूर आते हैं, चाहे वो सीडीपी में आ जाए या फिर लैंग्वेज पेडागोजी में आ जाए। तो पहले हम बात करते हैं अफेजिया या फिर डिस्फ्रेजिया, ठीक है। अफेजिया का मतलब होता है जब बच्चा बोलने में, अपने भावों को प्रस्तुत करने में, अपने विचारों को प्रस्तुत करने में कठिनाइयां महसूस करता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई भी चीज अपने विचारों को प्रस्तुत करने में काफी कठिनाइयां महसूस करता है। लेकिन अफेजिया और डिस्फेजिया में डिफरेंसेस क्या है? डिस्फेजिया का मतलब होता है कि जब बच्चा आंशिक रूप से या फिर पूर्णता, मतलब या तो थोड़ा अपने बातों को रखने में या फिर बिल्कुल ही ना बोल पाए, उसके लिए जब वो कोई मांसपेशियां उसकी जिम्मेदार होती हैं, मतलब उसकी किसी ना किसी ऐसी मांसपेशियों में क्षति हो जाने के कारण डिस्फेजिया होता है। दूसरा है हमारा अलेक्सिया या फिर कह लीजिए डिसलेक्सिया, ठीक है। देखिए अलेक्सिया हमारा आता है जब बच्चा किसी भी प्रकार की कोई क्षति के कारण, उसके मस्तिष्क में या फिर किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में उसे दिक्कत होती है, ठीक है, तो ये क्षति के कारण होता है। लेकिन डिसलेक्सिया जो होता है वो अधिगम अक्षमता होता है। अधिगम अक्षमता जैसे कोई बच्चा बी को डी पढ़ता है और डी को बी पढ़ता है, तो ये क्या है? ये अधिगम अक्षमता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पर अगर बच्चे की मांसपेशी मतलब कोई जो शारीरिक क्षति के कारण या फिर किसी भी प्रकार की क्षति के कारण जब बच्चा पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है तो वो होता है एलेक्सिया। और लेकिन जब अधिगम क्षमता होती है, मतलब जब वो शब्दों को पहचान नहीं पाता, तो वह हमारा होता है डिसलेक्सिया। अब बात करते हैं अग्राफिया, डिस्ग्राफिया, एप्रेक्सिया, ठीक है। तो अग्राफिया डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि जब बच्चा लिखने में दिक्कतें होती हैं, जैसे वो नॉट को हॉट लिख दे, ठीक है, और मतलब ऐसी ही दिक्कतें होती हैं जो कि उसके लिखने संबंधित होती हैं अग्राफिया और डिस्ग्राफिया में। लेकिन अगर हम बात करें अप्रेक्सिया की,
तो एफ्रेक्सिया में बात करते हैं जिसमें कि मांसपेशियों में किसी क्षति के कारण होने के कारण बच्चा लिखने में, चलने में, टहलने में, इन सब चीजों में थोड़ा असहमा महसूस करता है या फिर उसे दिक्कतें होती हैं। ये एक मस्तिष्क में सेरेब्रेन करके एक वो होता है, सिंड्रोम कह लीजिए या फिर कुछ होता है, जिसकी वजह से ये नहीं है ब्रेन, इसकी वजह से इसकी क्षति होने, मस्तिष्क में इसकी क्षति होने की वजह से ये रोग होता है और बच्चा इसमें टहलने में और मतलब लिखने में, इन सब चीजों में जब कठिनाई महसूस करता है तो उसे हम कहते हैं अफ्रेक्सिया। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं लास्ट के बारे में जिसे हम कहते हैं डिस्कैल्कुलिया या न्यूमोलैक्सिया। ठीक है, ये होता है आपका मैथ से रिलेटेड। ज्यादातर एग्जाम्स में आपका ये मैथ्स पेडागोजी में आपका ज्यादातर पूछा जाता है। तो मैथ से रिलेटेड जब बच्चा कैलकुलेशन करने में उसे दिक्कत होती है या फिर प्लस माइनस करने में या फिर कुछ भी प्रकार के मैथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी डिस्कैल्कुलिया के अंडर आती है। दूसरा, इसे दूसरे नाम से न्यूमोलैक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो इसे अगर आपका ये नाम नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि दोनों में डिफरेंसेस नहीं, क्या कहते हैं, दोनों ही एक हैं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ ही हमारी वीडियो खत्म होती है और आज हमारी हिंदी पेडागोजी का सेशन भी खत्म होता है। अब हम हिंदी पेडागोजी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि कोशिश मैं यही करूंगी कि लास्ट प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कराऊं ताकि इजीली आप चीजों के साथ डील कर सके। तो यहाँ यह वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।